बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियोस मिलते रहें और आप आसानी से सभी सवाल शांतिपूर्वक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज आपके सामने और देखते हैं आज सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रखता हूं। प्रश्न है, अजय ने अजय अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार और 2 वर्ष बाद उसे 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुकता। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि क्या? इन डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बताना है कि जो राशि यहाँ पर दी गई है उस राशि के अकॉर्डिंग अभिषेक ने कितने पैसे दिए थे, ये आपका सवाल है। तो मुझे उम्मीद है इस सवाल पर बने रहेंगे और आप आसानी से उत्तर देने की। तो देखते हैं कौन इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत सिंपल सवाल है, कोशिश करेंगे समझने की। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको इस सवाल को आखिर आप कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो देखिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो देखो सवाल में आप दो तरीके से फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आप फॉर्मूला बेस करना चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं और 500 रुपये यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि सर 500 रुपये अभिषेक ने दिए होंगे। बहुत अच्छा जवाब। देखिए, अगर मैं आपको बेसिक फॉर्मूले पर स्ट्रक्चर सवाल बताऊं तो बड़ा आसान है। आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जब आप ऐसा ही निकालते हैं, दैट इज एस आई सिंपल, वो क्या होता है, ART अपॉन 100 + 8। ये सीधा फॉर्मूला है, अगर आप चाहें ये सीधा फॉर्मूला है ब्याज निकालने का। अब ब्याज आपको कितना पता नहीं, ए कितना था, जितना उसने अमाउंट दिया था। ए मीन्स एडिशनल अमाउंट होता है ना, उसने कितने पैसे दिए थे, आपने कहा 5500 रुपए दिए, 5500 उधार चुकता दिया उसने। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, आप 5%। समय कितना था, 2 अपॉन 100 प्लस आर कितना है, 5, और टी कितना है, आपने कहा। तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, दैट इज 5500 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 110। तो जीरो से जीरो कट गया, 11 पंज, तो 500 रुपये डायरेक्टली आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको पता है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई 2 वर्ष का ब्याज, अब देखो कैसे मिला। इसको मैं और दूसरे तरीके से शॉर्टकट कैसे करेंगे उसको भी समझ लो। मैंने बताया जब भी ब्याज जो मिलता है, जो ब्याज परसेंटेज में होता है, अगर मैं बात करूं परसेंटेज में ब्याज, परसेंटेज इंटरेस्ट क्या होता है, आर इंटू टी होता है, यानी आर इंटू टी। उसने 2 वर्षों के लिए ब्याज उधार दिया 5%, से ही तो फॉर्मूले से था। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपने कहा ओके उसको भी देख लेते हैं। तो उसने क्या देखा, 2 वर्षों के लिए दिया 5% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो टोटल ब्याज कितना बना, 2 × 5 = 10%। तो 10% का ब्याज बना, उसे कितना वापस मिला, उसको मिला 5550, यानी 100% का मूलधन, 10% का ब्याज, तो 110% उसको मिला। तो 110% किसके बराबर है, आपने कहा 5500 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, बस आपको ये निकालना था। ठीक है, तो सिंपल थ्योरी है, 11×5 = 55, दैट इज 10% का वैल्यू आपसे पूछा था उसने कि जब 110% का वैल्यू इतना, तो मूलधन नहीं निकालना ना मुझे, 10% का वैल्यू निकाल लो बस, क्योंकि ब्याज 10% था, ब्याज ही पूछा है ना। अगर वो मुझसे मूलधन पूछता तो मैं 100% का वैल्यू निकाल लेता। तो आपने देखा इस जीरो से जीरो कट के 11×5 = 55, तो 500 रुपये ब्याज के मिले। तो वो कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, देखो ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करके करोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअली करते हो, स्मार्ट वे में करते हो, तो सिंपल तरीका ये वाला है, और मुझे सबसे अच्छा तरीका यही वाला लगता है, जिससे कि मैंने आपको बताया है। क्लियर है, आसान समझ में आया। एक और सवाल लिया जाए, आई थिंक सबको क्लियर होगा कैसे हुआ है सवाल। ओके, एक और, एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो देखते हैं आपका जवाब इस मूल संख्या के लिए हमें क्या मिलता है, लेट्स सी, और समझते हैं आपके सवालों को और देखते हैं आपके जवाबों पर
क्या प्रतिक्रियाएं आप देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सवाल को समझेंगे और जवाब को देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है सवाल आपका अच्छा होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी थ्योरी है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप इसको एक बार में अपने दिमाग में आराम से बैठा लेंगे। क्यों बैठा लेंगे? तो यहाँ पर मिलना है 63। चलो तो यहाँ पर आपने भाई ऑप्शन चुनाव करके मुझे इसका सॉल्यूशन दे दिया है, बहुत बढ़िया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपका जवाब जो है किसी ना किसी हद तक सही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो चीज आपको कंफ्यूज कर सकती हैं सवालों में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो दिक्कत क्या है कि आप अनुपात में कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। आप अनुपात में जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें तो समझ में ही नहीं आया कि क्या किया हुआ है। तो आप अनुपात में तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बाकी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना मुझे विश्वास है ना। तो देखो सवाल समझते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलते रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम सवालों को करने में ना हो। ओके, वेरी गुड। तो चलिए भाई यहाँ पर आपने कहा है तो देख लेते हैं आपका जवाब क्या है, लेट्स सी। तो सिंपल सवाल था, देखो 2 अंक की संख्या है, आपने कहा ओके गुड इवनिंग, 2 अंकों की संख्या है, परस्पर स्थान बदलने पर उसका, अब देखो अगर मैं पहला एग्जांपल 36 लेता हूं और 36 के मैं अंकों को बदलता हूं तो ये 63 हो जाता है। तो मूल संख्या ये है, याद रखना, जो मूल संख्या ये है और बाद वाली संख्या प्राप्त संख्या ये है। अगर आप इसको देखते तो 27 जो है प्लस है, इस 36 में 27 जोड़ने पर 63 आता है। वो ये तो बढ़ गई, वो क्या कह रहा था 27 कम है, तो मूल संख्या जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 27 कम है, तो ज्यादा हो रही है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। आपने 63 लिया, 63 को अंक बदले तो 36 आया। अब देखा 63 जो है 27 कम करोगे तो यही आएगा ना, तो प्राप्त संख्या नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर 63 है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसमें अंक तो 1 2 थे, जबकि इसमें तो 2 1 है। वो एकदम सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, क्योंकि जब भी हम अंक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इकाई दहाई, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो यानी इकाई का अंक 1 अनुपात में और दहाई का अंक 2 अनुपात में है, तो यहाँ वही तो लिखा है 63 में। देखो इकाई का अंक 1 अनुपात में, दहाई का अंक 2 अनुपात में, तो 2 अनुपात 1 एकदम सही लिखा है। कभी आप इस पर केस कर दें जाकर के कि सर ये सवाल तो गलत दिया था पेपर में, वो सही है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर चलिए रहा, 12 संख्याओं का औसत 96 है। यदि प्रत्येक संख्या को उसके मूल मान का 1/3 कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि सवाल में आप गलती नहीं करेंगे। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, क्या आप सही सवाल का जवाब देंगे, तो ये आप पर डिपेंड है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और देखेंगे भाई आपके जवाब हैं और हमारे सवाल हैं, आपके सवाल हमारे जवाब लगातार बरकरार हैं, तो देखेंगे क्या मिलता है जवाब। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बड़े 32, क्या बात है। देखो संख्याओं का औसत 96 है, 12 संख्या, उनमें से हर एक संख्या के मान को आपने 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, तो औसत क्या हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप हर संख्या को उसी अनुपात में बढ़ाएंगे तो अनुपात भी बढ़ जाएगा, अगर आपको उसको कम करेंगे तो अनुपात भी उसी रेशो से कम हो जाएगा। तो आपने हर संख्या को 1/3 किया तो उसका जो अनुपात है वो भी 1/3 हो जाएगा, तो 32 इसका आंसर आ। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको इसको कंसेप्ट को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4 6 8, ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब इन 3 संख्याओं का औसत अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, आपने कहा 6, इन 3 संख्याओं का औसत 6 आएगा। अब मैंने हर संख्या को उसका आधा कर दिया, 1/2, तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। इनका औसत निकाले तो 3 हो गया ना। तो देखो जिस तरह से आपने संख्या को कम किया, संख्या 6 थी, संख्याओं को आधा किया तो उनका औसत भी 6 का आधा हो गया ना। तो रेशो नहीं बदलता है, तो अगर आप संख्या को 1/3 करें, 1/4 करें, 2 गुना करें, 5 गुना करें, तो औसत भी उसी अनुपात में आगे बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन था 32। क्लियर हो गया है सबको, वेरी गुड। एक और सवाल, चलो बताओ। एक रेलगाड़ी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी है। A train reach its destination on time at an average speed of 40 km per hour if
it move at a speed of 35 km per hour. It reaches 15 minute bit late. Accordingly, what is the distance traveled? तो देखो इस तरह के सवालों में आप समझो कहानी क्या है। एक ट्रेन है, ये यहां से चलती है और यहां तक जाती है, और उसकी स्पीड यहां से यहां तक जाने की क्या स्पीड कितनी है? आपने कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो 35 किलोमीटर गति से चले, अगर वो देखो 40 से जाए तो वो समय पर पहुंच जाती है, यहां से यहां तक जो पहुंचेगी वो 40 किलोमीटर पर चलती तो पहुंच जाती। लेकिन अगर उसकी स्पीड को आपने कम कर दिया, 35 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो वह ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से 15 मिनट लेट पहुंचती। तो उसका मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? गुड आफ्टरनून प्रिया। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग है बहुत सिंपल सा, क्या कि आप यहां पर देखेंगे कि इस वाले टाइम से पहुंची, इस वाले टाइम में, नहीं इस वाली स्पीड से जो टाइम लगा और इस वाली स्पीड जो टाइम लगा, उन दोनों का डिफरेंस 15 मिनट है। भाई एक पर बिल्कुल समय पर पहुंच रही थी, एक पर 15 मिनट लेट पहुंच रही थी, तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? आपने कहा सर ये तो 15 मिनट है। तो मैंने क्या काम किया? मैंने माना यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी x किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर है। तो पहली वाली स्पीड से कितना टाइम लगा? आप सभी जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर मैं पहले वाले से टाइम देखूं तो कितना लगेगा? t1। आपने कहा स्पीड डिस्टेंस x, स्पीड 40। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। आपने कहा t2 कितना लगेगा? आपने कहा डिस्टेंस x से स्पीड कितनी होगी? 35। यही तो है। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस, इन t1 और t2 को अगर घटाया जाए, t1 माइनस t2 तो 15 आना चाहिए, है ना? यही तो बात है। अगर आप t1 में से t2 घटाएंगे तो 15, या आप एक करें t2 माइनस t1 तब 15 आएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो t2 कितना था? आपने कहा x बटा 35 माइनस x बटा 40 इज इक्वल टू 15 बटा 60। मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया? 60 से डिवाइड करने का रीजन था क्योंकि ये मिनट में टाइम दिया है और मुझे निकलना टाइम घंटे में। तो मैंने इसका एलसीएम लिया। कितना? आपने कहा सर इसका एलसीएम आ जाएगा 35 और 40 का एलसीएम 70 दूनी 140, 280। तो 280 का एलसीएम आया तो क्या हुआ? 35 8x माइनस 7 बराबर 15 बटा 60। और ये कितना हुआ? x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 280 अपॉन 60। 0 से काट दे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 2 से काटे 14, 14 पंजे 70। तो 70 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय करेगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? 70 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। क्लियर है सबको? कैसे हुआ है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। बस आपको देखना था पहले वाले में समय कितना लगा और दूसरे वाले का समय निकाला। दोनों टाइम में जो डिफरेंस था 15 मिनट का था, तो मैंने दोनों टाइम को घटा दिया और मुझे आंसर मिल गया। क्लियर है भाई सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं सवाल में? मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी। एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको समझ में आया इसके? ओके दीपक, बहुत बढ़िया। सुरेश वेलकम। तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की तरफ देखते हैं। अच्छा सवाल था, आपने अच्छे से समझा। एक और सवाल। एक व्यक्ति 860 रुपए में 2 मेज खरीदता है और वह एक मेज को 5% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचने पर यह देखता है कि दोनों मेजों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोनों मेजों का, ये आपको देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से बताने की मुझे कृपा करेंगे और कोशिश भी अच्छी से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। कहा गया सवाल? ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ, वो कल मिल जाएगा मेरा चश्मा। आज चश्मा की प्रॉब्लम है, चश्मा आज रह गया है ऑफिस में। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे। और मैं इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा। हालांकि किसी भी चीज का अगर आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बेसिक बताते हैं। देखो कॉस्ट जो थी 860 रुपए थी दोनों मेज की, वह एक मेज को 5% पर। तो मैंने माना जो 5% पर मेज बेची उसने, जो 5% पर उसने मेज बेची वो एक्स की थी, वो एक्स रुपए की थी, ठीक है ना? एक्स रुपए की थी।
और जो 10% बेची वो कितने की हो जाएगी, आपने कहा 860 में से x रुपए कम कर दो, है ना। तो पहली मेज का जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो x रुपए है, 5% लाभ पर जो बेची गई। जो 10% पर बेची गई उसका 860 माइनस x हो गया। अगर हम आपसे बात करें, उसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, जो सेलिंग प्राइस आप निकालते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट 1 का परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये पहली का कॉस्ट प्राइस और ये 100 इंटू 100 प्लस 1 मैंने सिंपल लिख दिया। ओके, अब क्या करें, अब आपने क्या देखा, दूसरा वाला फॉर्मूला भी ऐसे लगा दो, इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 2 अपॉन 100 टू दी पावर। ओके, अब अगर हम सीपी की बात करें तो पहली वाली का अगर हम सीपी निकालें तो क्या था, x रुपए था ना, तो x रुपए था, 100 प्लस P1 प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कहा सर 5% का प्रॉफिट था अपॉन 100। दूसरी वाले का कॉस्ट प्राइस कितना था, 860 माइनस x, और ये कितना हो गया, 100 प्लस का 10 बटा, तो ये क्या बना, ये बना, देखो 100 दोनों तरफ मैं दोनों से हटा दिया, तो क्या बना, 105x इज इक्वल टू 800 में इसकी गुणा कर दें 110 की, तो 860 मल्टीप्लाई बाई 110 माइनस का 110 है, इसको उधर भेज दिया, तो क्या बना, आपने कहा 105 प्लस का, को दिक्कत, किसी को कहीं दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो, जब भी कोई समझ में ना आए तो मुझे बता दें एक बार कि समझ में नहीं आ रहा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। ओके, आपने कहा ओके, तो इसको देखें, ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, 105x प्लस का 110x बराबर 860 मल्टीप्लाई बाई 110, ये हुए 225 15, x इज इक्वल टू 860 मल्टीप्लाई बाई 110 बटे 215। क्लियर है, नाउ यू विल गेट द आंसर, x बराबर 440। देखो ये तो बहुत बड़ी तरीका हो गया ना, ये बहुत बड़ा तरीका है ना। अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे सवालों में आप बहुत ज्यादा कोशिश करें कि आपको कहां से प्राप्त हो जाए चीजें। अब देखो मैं एक शॉर्ट बताता हूं, अब x निकल गया, दूसरा वाला 860 घटा दो तो 420 आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना दोनों मेजों का, 860 रुपए, तो ये आपको दोनों मेजों के प्राइस तो लिखे हैं यहाँ पर, अगर मैं देखूं दोनों टेबल्स के प्राइस तो लिखे हैं, तो कितना होगा, आपने इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 660 860 रुपए, इन दोनों किया जाए तो 910 रुपए, इन दोनों को किया जाए तो 780 रुपए, तो 400 920 रुपए, तो 860 किस में आ रहा है, आपने कहा हाँ बिल्कुल, तो 860 किस में आ रहा है, आपने इसमें आ रहा है, तो आपको इतनी मेहनत बच जाए। अगर थोड़ा सा स्मार्टली सोचेंगे ना तो यू विल गेट द आंसर इजीली। 440 और 420 दोनों को जोड़ा, दिए दोनों पेजों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस तो लिखा है, तो कॉस्ट प्राइस कितने, दोनों को जोड़ के 860 आना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाएंगे तो ये आंसर आपको एक पहली बार में मिल जाता। ठीक है ना, आसान है, इजीली मैनेज हो गया। एक और सवाल लेते हैं फिर आपके सामने। यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज हो, तो उसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिज्म का, पिरामिड का, तो ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा इसका जवाब आपको मिले। एक समलंब पिरामिड है और उसका बताना है आपको वॉल्यूम। तो आधार क्या है उसका, 1 2 3 त्रिभुज है, तुम बना देता हूं। ये है ट्राइंगल, एक पिरामिड है, उसका आधार आपको दे दिया है। आधार मैं सही से बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से। तो ये है एक पिरामिड, और ये है उसकी, ये पिरामिड है वो ऐसे। अब आपको बताना है ये इसका बेस है, आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते थे। अभी आपको अच्छा और दिख जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसका बेस है नीचे वाला, और ये इसकी ऊंचाई लिखी है। तो इसके आधार पर आपको बताना है
आधार का क्षेत्रफल ट्राइंगल का दिया हुआ है 5 12 13 और उसका आयतन आपको बताना है। उसको मैं समझा देता हूं क्योंकि सवाल थोड़ा सा बदला होगा, बड़ा होगा, तो उसको कैसे करते हैं। आकृति समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि सबसे पहले बताता हूं आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि जब भी किसी पिरामिड को आप निकालोगे, उसने बोला आयतन, तो आयतन क्या होता है पहले आयतन समझो। जब भी किसी चीज का आयतन निकालते हैं मैं लिख देता हूं 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। एरिया ऑफ बेस गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार में तो ट्राइंगल है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आपने कहा सर आधार में तो ट्राइंगल था, और ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि 5 12 13 एक ट्रिपलेट को बनाता है, तो समकोण त्रिभुज हो गया ये, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ऐसे तो बनाइए 12 5 12 13, ये 5 है, ये 12 और 13 है, तो फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 30 जो है इसका क्षेत्रफल है आधार का। तो मुझे आधार का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब जब मुझे आधार का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया तो मुझे क्या निकालना है, आयतन। आयतन क्या होता है, मैंने कहा ये वॉल्यूम होता है, और आयतन तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 330, तो मैं पुट कर दूं, तो 330 बराबर 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल कितना था 30 मल्टीप्लाई बाई h। ऊंचाई नहीं पता ना, ऊंचाई तो निकालनी है, तो 3 से 100 काट दे 10 बार, तो h बराबर क्या हुआ 330/10 बराबर 10। क्लियर है, सभी लोगों को बड़ा सन्नाटा है भाई, कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या बात है, बड़ा सन्नाटा है, कोई किसी का आंसर नहीं मिल रहा मुझे। इज एवरीथिंग ओके एंड फाइन, यस। कोई आवाज जवाब नहीं है आपकी तरफ से। हाँ साथियों, क्या हो गया, आवाज आ रही है, क्या हुआ, यस ओके। एक मिनट रुकिएगा, शायद कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिएगा जी। सो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी आपका। उम्मीद है जवाब अच्छा मिलेगा और आसानी से आप करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको। मैं आगे बढ़ूं, एक और सवाल लिया जाए, अगर आप कहेंगे तो मैं एक और सवाल आपके सामने रख देता हूं, अगर आप इजाजत दे तो वन मोर क्वेश्चन आपके सामने गाइस रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आप देने की कोशिश करेंगे। चलिए आवाज आ रहा है, हाँ ओके हो गया, वेरी गुड। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं सी नहीं आएगा, ए आएगा। अब मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, हाँ रिफ्रेश कर दिया मैंने। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था दैट इज 30। एक बार और बताएं, दीपक ने कहा फिर से बता दो, फिर से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो समझो, आप देखो ये ऐसा पिरामिड, हम पिरामिड बना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये एक ऐसा पिरामिड है जिसमें ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। इस पिरामिड की अगर हम बात करेंगे तो ये पिरामिड थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो मैं इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे करके बताता हूं जिससे कि आप इसको आसानी से कर लेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। ये ऐसे है, और पिरामिड जब बनाते हैं तो इसकी ऐसे बनता है ऊपर की तरफ। ये एक समकोण है, यहाँ पर ये समकोण है 5 12 13। तो अगर मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, क्योंकि उसने आयतन दिया हुआ है, तो जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या है, आपने कहा एरिया बेस में तो ट्राइंगल है, तो वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना था 12, हाइट थी इसकी 5, तो 30 आ गया। और वॉल्यूम दिया है आपको 330, तो आपने पुट कर दिया 330 बराबर 1/3 मल्टीप्लाई 30 आधार का क्षेत्रफल h, 3 से काटा 10 बार, h इक्वल टू 330/10 दैट इज 33। तो इसकी हाइट कितनी है 33 सेंटीमीटर है। क्लियर है, आ गया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं फिर आपके सामने, वन मोर क्वेश्चन। चलो बताओ, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 है और बी बराबर 12 है। तो ट्रायंगल एबीसी के परिवृत्त की तरह बताओ क्या है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सिंपल सा सवाल है, और मैं चाहूंगा जवाब, ये बीसी है, इसको बीसी कर लीजिएगा, कभी आप सोचिए तो ये बीसी है। बीसी जो है वो आपको दिया हुआ है 12। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले तेजी के साथ। परिवृत्त की तरह आपसे पूछी, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप।
कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब आपके सामने तीन चीजें दी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। पहले परिवृत्त आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। परिवृत्त का मतलब क्या होता है, एक वृत्त है जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोनों को छू कर जाए, और उसने उसके अंदर जो वृत्त बनाया वो ABC 90 डिग्री का कोण है। AB 5 है, आपने कहा कि ये तो 5 है, ये 12 है और ये 13 है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी त्रिभुज वृत्त के अंदर कोई समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, सपोज ये 5 थी और ये 12 थी, ये 13 थी, तो जो उसका कर्ण होता है ना, वो उस वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है, जो कर्ण होता है उस वृत्त का व्यास कहलाया जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सुरेश। तो कर्ण का जो आधा परिवृत्त की त्रिज्या होती है। अब कह सकते हैं कि त्रिभुज का कर्ण बराबर व्यास, तो कर्ण जो है वो व्यास के बराबर होता है, और रेडियस क्या होती है, वो व्यास का आधा होती है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का निर्माण करूं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है मैंने, ये 5 और 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है ना। अगर किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा 5 है, दूसरा 12 है, तो तीसरा 13 होगा डेफिनेटली। तो कर्ण कितना है, 13 है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 13/2, तो 6.5। राइट ऑप्शन क्या होगा, 6.5। बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया है आपने, वेरी नाइस, सुपर से ऊपर आंसर। अच्छा जवाब आपके आज मिल रहे हैं मुझे। एक और सवाल लेते फिर इसी बात पर। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके मैं से तथा लय से का गुणनफल 2028 है। संख्याओं का योगफल होगा। The two numbers are in the ratio 3:4. Their HCF and LCM. Okay, the product of these numbers is 2028. The sum of the number will be what? दोनों अंकों का योग आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे तेजी से मिलेगा और आप आसानी से सवालों को करने की मुहिम में जुड़ जाएंगे। और मुझे पता है कि आपके उत्तर बहुत अच्छे आएंगे और उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और आप गलत जवाब नहीं देंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझते हैं बात को और देखते हैं आपके जवाब। उम्मीद से भरे, देखो समझो, दो संख्याएं हैं। अब देखो दोनों के अनुपात दिए हैं। अब सभी जानते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि A गुणा B बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है, बराबर LCM इंटू HCF। ओके, जो अगर हम बात करते हैं LCM इंटू HCF, तो A गुणा B बराबर LCM इंटू HCF होता है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यानी LCM इंटू HCF आपको दिया है, इसका मतलब क्या है, LCM HCF का टोटल मल्टीप्लाई तो दिया है 2028। यानी आप कहेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 2028। बात समझ में आ गई, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, तो क्या करें। तो दो संख्याएं 3 और 4, तो हमें अनुपात दिया, संख्या नहीं दी है। लेकिन याद रखना, जब भी आप गुणा करते हो तो हमेशा स्क्वायर का निर्माण होता है, वर्ग निकलता है। तो हमें इन संख्याओं को 3x और 4x मान के बताता हूं, जिससे कि आपको आसानी रहे। तो 3x गुणा 4x बराबर कितना है, 2028 है। तो 3 × 4 = 12, एक्स स्क्वायर बराबर 2028। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा ये। हम गलती क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हो, एक अनुपात का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो गलत हो जाता है। तो 12 एकम 12, बचे कितने, 8, और 12 × 72 और 12 निम्मा 108। तो x बराबर कितना आया, दैट इज 13। x बराबर 13 आ जाएगा ना, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, मुझे तो लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, वेरी गुड। तो आपने निकाला है, ओके, वेरी गुड। तो x बराबर 169 का वर्गमूल बराबर 13। तो इन x का वैल्यू 13 है। तो पहली संख्या उसने क्या बोला है, दोनों संख्या का योग, वो कितना है, 3x + 4x बराबर 7x है। और x का वैल्यू तो आपको पता है, दैट इज 90। क्लियर है, क्लियर है।
क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी। क्लियर सवाल था, बस थोड़ा सा लॉजिक था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, उत्तर आपने आसानी से ले लेना था। ओके क्लियर, वेरी गुड, डन। आगे बढ़े, डन, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो एक और क्वेश्चन है। 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? तो देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी। ओके, यस, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। जवाब बड़ा सिंपल होना चाहिए। ओके 31, क्या बात है, बहुत तेजी से आप काम कर रहे हैं। तो देखो, कंडीशन ये है कि 3 टैंकरों के क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे पात्र की यानी ऐसे पोर्ट की, ऐसे एक बर्तन की क्या अधिकतम कैपेसिटी है जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर पॉट से, उस बर्तन से तीनों टैंकर का डीजल पूरा पूरा नापा जा सके? तो शायद आपको पता होगा, ऐसे क्षेत्र में क्या करते हैं, आपको एक ऐसा पात्र ढूंढना है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे, कुछ भी ना बचे। तो वो क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसको बोलते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप इनके फैक्टर कर लो, तरीका नंबर 1, या इसमें डिवीजन मेथड लगा दो, तरीका नंबर 2, या फिर मैंने बताया हुआ है कि आप इनमें डिफरेंस ढूंढ लो कितने का। 434 में से 403 जाएंगे तो 31, 465 से 431 जाएंगे तो भी 31, तो इन दोनों घटाओगे तो ज्यादा ही आएगा 31 से। तो सबसे छोटा डिफरेंस आपको लेना है, और सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, 31। तो 31 जो है वही या तो वो इनका एचसीएफ होगा, नहीं तो इसके फैक्टर। अब 31 का तो कोई फैक्टर होते नहीं है, तो 31 ही इनका एचसीएफ है, वही इनका आंसर है। तो ये एचसीएफ निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप जितनी भी संख्याएं दी हैं उनको आपस में सबट्रैक्ट करके देखो, जो सबसे छोटा वाला डिफरेंस आता है या तो वो एचसीएफ होगा या उस डिफरेंस के फैक्टर एचसीएफ होंगे। दैट्स इट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो डिफरेंस जल्दी हो जाएगा आपने कहा, और हमने भी यही माना है। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने जवाब दिया है। आसान सवाल था, एकदम इजीली आपने हैंडल किया। एक और सवाल, ये मैंने आपको बता दिया है। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह क्या कहलाता है? अधिक कोण, न्यून कोण, पुनरुक्त कोण या सरल कोण? उसको पुनरुक्त कोण को बोलते हैं वृहत कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ओके, तो क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। तो आपने कहा एक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब मैं कोणों की बात करता हूं मैं सारे लिख देता हूं जिससे आपको फ्यूचर में भी याद रहे। वैसे याद तो सबको होंगे। अगर आपका कोण थीटा छोटा है 90 डिग्री से, तो उसको न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको समकोण या फिर राइट एंगल कहते हैं। अगर आपका थीटा 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो उस कोण को बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज। अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है तो उसको बोलते हैं सरल कोण या रिजु कोण, या फिर बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है? अगर आपका थीटा 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन वो 360 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं वृहत कोण, जिसको आप रिफ्लेक्सिव एंगल भी बोलते हैं। और अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 360 डिग्री का है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, या उसको बोलते हैं आप संपूर्ण कोण। सारे कोण याद रहेंगे?
स्पेशल 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 दीपक। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप देख लो कौन सा कोण होना चाहिए। आपने कहा सर कोण तो अधिक कोण ही लग रहा है इनमें, क्योंकि इस कैटेगरी में यही फॉल हो रहा है, 90 से बड़ा 100 से छोटा। इस सब के कोणों के बारे में शायद आपको पता होगा और आप इस कोण को आसानी से समझ भी गए होंगे। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन के लिए बना, देखते हैं क्या देते हैं इसका जवाब जनाब। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? हाउ मेनी सिंपल स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट? 1, 2, मैनी और 4? हाँ 7। ओके, हाँ ऋजु कोण या सरल कोण एक ही बात है। तो देखते हैं हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, यानी जितनी मर्जी। ओके ओके ओके, लाइफ इज फन। ओके, लाइफ ऑलवेज बी फन, सो वी विल बिकम मैथमेटिक्स आल्सो फन, डोंट वरी। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं? आप जितनी खींच सकते हो, अनेक रेखाएं। ऐसे आप अनेक रेखाएं इस बिंदु से होती खींच सकते हैं। ऐसे गिनती नहीं है कितनी खींचोगे। तो एक बिंदु से होती हुई अनेक रेखाएं खींची जा सकती। बात समझ में आगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। एक और सवाल, सरल कोण कितने अंश का होता है? क्यों नहीं आते हैं? अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हो कि ये कैसे आएंगे, ये आसान इसलिए नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पेपर में टॉपिक दिया है तो वो आसान मुश्किल कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल आसान है। सरल कोण कितने अंश का होता है? क्या बात है। ओके, वेरी गुड। तो देखो अभी मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई थी कि सरल कोण जो होता है उसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं और ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण 180 डिग्री का माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत जवाब था, इसमें तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। दो परिमेय संख्याओं का योग होता है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज व्हाट? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। रेशनल, इरेशनल, इंटीजर या नन ऑफ दीज। इनमें से दो परिमेय संख्याओं का योग होता है। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज व्हाट? रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसी का नाम है। कई बार सवाल में आता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं संवरक नियम। ठीक है, संवरक नियम। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इसी को संवरक नियम के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब दो एक जैसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट के साथ कोई भी ऑपरेशन किया जाए और वह वही प्रॉपर्टी का एलिमेंट आपको दे दे तो उस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में वो क्लोजर होता है। जैसे अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ूं तो हमेशा मुझे परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, है ना? ओके, बात समझ में आ गई? ऑल क्रिएटर्स, राइट ऑप्शन क्या है? देखिए क्लोजर और संवरक। क्या मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का? कि इफ यू आर doing any operation, you are performing any operation over the two numbers of same property and result will be the same property element, then that particular numbers are closed under the operation which you performed. संवर्ग नियम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आयुष। तो अगर क्या करें तो दो संख्याओं को जोड़ा जाए, बिल्कुल सही बात है, दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिमेय संख्या हमेशा परिमेय ही होंगी, अपरिमेय नहीं होंगी। ठीक है, जैसे आपने कहा 1 + 3 बराबर कितना होता है? आपने कहा 4, परिमेय है। आपने कहा 1/2 + 3
आपने कहा 3 से ही 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये है 3 से 1/2, तो ये भी परिमेय। या आप कह सकते हैं 7/2, ये भी परिमेय। तो क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको P अपॉन Q के फॉर्मेट में आप लिख पाते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन एक और, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 7 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजाएं क्या हैं। एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसकी जो भुजाएं हैं वो 3, 5 और 7 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं हैं क्या, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। वेरी गुड अखिलेश, बहुत ही खूबसूरती से अखिलेश एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, वेरी गुड। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 7 के अनुपात में है, यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 12, 20, 28, 15, 20, 25। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आप इस सवाल को करने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं, कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। तो यह देखो, पहली कंडीशन तो ये है, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी रेशो दिए होते हैं उनकी भुजाएं वो हमेशा उनके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनका मल्टीपल कहलाते हैं। तो 3 से देखो, अगर मैं देखूं तो पहली भुजा 3 से कटेगी, दूसरी 5 से, तीसरी 7 से। तो देखो 3 से 9 भी कटता है, 5 से 15 कटता है, 21 7 कटता है, ये वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। 27 7 से नहीं कटता, 21 भी नहीं कटता, 12 20 28 ये भी तीनों से, 3 से 12 कटता है, 5 से 20 कट जाता है और 7 से 28, तो ये हो सकती है। 15 3 से कट जाता है, 5 से 20, लेकिन 27 25 7 से नहीं कटता। तो आपके पास दो ऑप्शन रहे, लेकिन एक कंडीशन और भी है, जब तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दी तो तीनों का टोटल 60 होना चाहिए, टोटल मस्ट बी 60 ना। तो आपने क्या काम किया, 20 और 20 40 और 41 और 42 और 7 49, इसका कितना हुआ, आपने कहा 20 और 10 30, 20 50 60, तो आपका आंसर क्या हुआ, दैट इज द राइट आंसर 60। तो ये तो था बेसिक तरीका, ये तो था एडवांस, यानी आपने सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से इसको पहचानने का प्रयास किया, लेकिन एक्चुअल में कैसे करेंगे उसको भी समझ लो। उसने बोला है 3 5 7, किसी भी त्रिभुज के परिमाप 60 दिया, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का टोटल परिमाप होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑलवेज बी पैरामीटर। तो हमने सभी भुजाओं को जोड़ दिया, 3 + 5 भुजाएं तो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इनके अनुपात को ही जोड़ दिया, 7 5 12 और 3 15, तो 15:60 के बराबर है। तो एक अनुपात किसके बराबर है, 60/15, तो 4, यानी 1:4 के बराबर है। तो जिसके पास 3 अनुपात है तो 3 × 4 = 12, ऊंचाई के पास 5 अनुपात है तो 5 × 4 = 20, और इसके पास 7 अनुपात है तो 28। तो आप इसको विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, इट इज इजी, यस यू कैन डू इट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया, आपने ऑप्शन से भी निकाला, बल्कि ऑप्शन से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा, अगर आप ऐसे सवाल को डायरेक्ट कर लेते मेथड से तो ये और भी जल्दी हो जाता। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर था, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर, उसकी विमाएं क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, आपको बताना उसकी विमाएं, विमाएं मींस माप, डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो, अधिकतम क्षेत्रफल हो। तो ऐसे किया चिन्ह, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर, देखो ये हो गया आपका आयत, और आयत का परिमाप क्या होता है, आपने कहा आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, वो क्या है, आपने कहा 40, तो L और B का टोटल कितना हुआ, आपने कहा 40/2 = 20, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20 होनी चाहिए। देखो इसमें देखो 19 और 1 20 ये हो सकती है, 10 और 4 14 ये तो होगा नहीं, 10 और 5 15 ये भी नहीं होगा, 12 और 8 20 ये, तो दो ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, 12 और 8। अब क्या करें, अब उसने बोला क्षेत्रफल अधिकतम है, अगर मैं इस पहले ऑप्शन से सवाल करता हूं कि इसकी लंबाई 1 और चौड़ाई 19 है, उसकी लंबाई 19 चौड़ाई 1 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है L × B, तो 1 × 19, तो इसका एरिया कितना आएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं ऑप्शन इस वाले को लेता हूं तो 12 × 8 = 98 सेंटीमीटर, दोनों में से किससे ज्यादा आ रहा है, आंसर दोनों ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई हुई है
क्या कि उसका एरिया अधिकतम हो, वो वाली माप आपको बतानी है। तो होने को तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहां तक उसकी भी माइक क्या होंगी, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि उसका एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। इट मींस इट नाउ इट बिकम क्लोज एंडेड। और यहां पर ऑप्शन तो दो सही हो रहे थे, लेकिन अधिकतम की बात की है तो अधिकतम इससे मिलेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी साहब को, किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, कैन पुट योर क्वेरी। एक और सवाल लेते हैं आपके सामने, बढ़िया सा। एक वर्गाकार खेत का घेरा 36 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। If the perimeter of a square field is 36 meter, then its area is known what? Do it. तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस प्रश्न के लिए। उम्मीद है सवाल बहुत आसान है। घेरा, बाढ़, परिमिति, परिधि, परिमाप, ये सब एक ही बात है। उसने घेरा लिखा है, उसने बाढ़ लिखा है ऐसे, ठीक है ना, उसने ऐसे बाढ़ लिखा है, उसने लिखा है यहां पर परिमिति, उसने लिखा है परिमाप, उसकी सीमा, ये सब एक ही, ये उसको बोलते हैं पेरीमीटर, उसका एक ही मतलब है। ओके, तो उसने बोला एक वर्गाकार खेत है, ये रहा वर्गाकार, इसकी जो परिधि है वो कितने 36 है, और वर्ग की परिधि क्या होती है, दैट इज 4a बराबर 36। तो a बराबर कितना हुआ 36 अपॉन a 4, 9। तो a का वैल्यू इसकी भुजा 9 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपने कहा सर a स्क्वायर होता है एरिया, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 बराबर 8, राइट स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखा है, क्वेश्चन मार्क बन गया। ओके, बढ़िया, समझ में आई बात, बहुत ही खूबसूरत। चलो, 120 के संपूरक कोण के दुगने का मान क्या होगा? What will be the value of double the complementary angle of 120 degree? What will be the value of double the complementary angle of 120 degree? आपको देना है जवाब, क्या होगा 120 डिग्री के संपूरक कोण के दुगने का मान? एक 120 ही बता रहे, क्या बात है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो संपूरक कोण लिखा है, जो सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर आप दो कोणों को टोटल करेंगे तो 180 आना चाहिए। वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब आप दो एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मैं 120 का संपूरक कोण निकालूं तो 120 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 180 हो जाए? आपने कहा 60, तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है? 60 है। बात समझ में आ गई? तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल 60 और उस कोण का दुगना कितना हो जाएगा? आपने कहा 1। राइट ऑप्शन क्या है? 120। क्या बात है, आज तो खूबसूरती से आप लोगों के जवाब लगातार आ रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस और इंप्रेसिव आंसर्स है आपके। इसी तरह से इन आंसर्स को बढ़ाते चलिए और सवालों को मिलाते चलिए। बहुत ही खूबसूरती से आपका जवाब मिला है ऑप्शन। वेरी गुड। एक और सवाल, अब सवाल लेंगे बाद में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर तो बनता है। आपको अच्छा लगा होगा सेशन, तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर कर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।